नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे छोटा चुनाव बड़ी तैयारी। प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। इतना ही नहीं, इसके पहले सूबे में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी दोनों दल अपनी तैयारियों को पूरी तरह से पुख्ता बता रहे हैं। साथ ही ये दावा कर रहे हैं कि जीत उन्हीं की होगी। इन सब के बीच कमलनाथ ने एक बार फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का राग छेड़ा है। साथ ही आरोप लगाया है कि बीजेपी ईवीएम के दम पर ही चुनाव जीतती है। कमलनाथ के इस वार पर बीजेपी भी चुप नहीं है और वो पलटवार कर रही है। मतलब अब बैलेट पर बहस है। देखिए, कुल मिलाकर जो पलटवार है, जो बात है, छोटा चुनाव है, बड़ी तैयारी है, अगला साल है, निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, क्या होगा? इस बीच तैयारी और मुद्दे एक तरफ, बैलेट पेपर एक तरफ और जो लगातार बैठकें बड़ी बड़ी हो रही हैं वो एक तरफ। क्या होगा? कौन बाजी मारेगा? और ये जो नया राग आया है, ये कितना सटीक है? विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो सुनते हैं। बहुत साधारण मांग है, न्याय की मांग है। हम करें बैलेट बॉक्स से। हम तो इलेक्शन कमीशन से, कोर्ट से ये बात करेंगे कि इसमें लोगों को शक है और ईवीएम की जो आज का सिस्टम ईवीएम का है, या तो ऐसा सिस्टम लाएं जो एक दो देशों में है, जहाँ बटन दबाया जाता है, आपका बैलेट निकल के आता है, आप वो बैलेट बॉक्स में डालते हैं। आप देख सकते हैं, आपने जाके कमलनाथ जी जब जमीन नहीं होती है तो ऐसी बातें करते हैं लोग, और क्या कहेंगे। चुनाव जनता जिताती है, कोई बैलेट पेपर जिताता है क्या? बैलेट पेपर पर वोट देने का काम जनता करती, जनता है नहीं तो बैलेट पेपर। देखिए, बड़े सवाल हैं कि आखिरकार फाइनल से पहले सेमीफाइनल की जो जंग है ये कितनी जोरदार होगी और वार पलटवार जनता किसका उद्धार करेगी। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए ब्रजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर जी अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। गीत जी, आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले ब्रजेश जी आपसे करना चाह रही हूँ। और बहुत जिस तरह से तैयारियां हैं, बैठक है और फाइनल से पहले ये जो सेमीफाइनल की कहते हैं ना कि तैयारियां कह लीजिए, या एक दूसरे को बिल्कुल छोड़ना नहीं है किसी मुद्दे पर, ये कह लीजिए। और मुख्य रूप से ये एक नई बात जो मुझे अभी समझ में आई है, बैलेट पेपर वाली, ये कितनी सटीक है? क्या ये ठीक होगा निर्णय? और बार बार ईवीएम पर सवाल उठाने की जो बात आती रही है, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस भी कभी जीती है तो ईवीएम से ही इलेक्शन हुए हैं, जब कांग्रेस के नतीजे भी अच्छे आए थे, फिर ऐसा क्यों? हमसे सवाल है। हाँ ब्रजेश जी, आप ही से। देखिए राखी साहब, बहुत स्पष्ट बात है। जिस तरह से इस समय देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना जनता के द्वारा दिए वोटों के बाद भी ईवीएम के मैनेजमेंट से लगातार चुनाव जीती है, और उसको लेकर के बंगाल के जो इनके वो थे प्रवक्ता, वो हमेशा आवाज उठाते थे। और उसके बाद जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता थे नरसिम्हा, वो ईवीएम को लेकर के पहले जब सरकार नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, तो कहते थे साहब ईवीएम से अगर चुनाव होगा तो वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रतिकूल जाएगा। कहीं ना कहीं इसकी एक तोड़ भारतीय जनता पार्टी को मिल चुकी है कि किस तरह से इसको मैनेजमेंट करना है। और चूंकि एक चिप का मामला होता है, ईवीएम मशीन में जो चिप लगती है, और वो जिस तरह से मोबाइल में कोई चिप लगती है तो उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसको मैनेज किया जा सकता है, उसके नंबर को ब्लॉक किया जा सकता है, एक्सेट्रा। उसी तरह की बातें आज सामने आ रही हैं। तो दिक्कत क्या है? हम कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से अगर छोटा चुनाव है मध्य प्रदेश के अंदर, इसको अगर आप बैलेट पेपर से कराएंगे तो बल्कि जो लोकतंत्र के अंदर जनता का तंत्र जिसे कहते हैं, जनता को वोट के माध्यम से जनप्रतिनिधि जब चुन के जाएगा और बैलेट पेपर के माध्यम से जाएगा, तो उसका और महत्व और उसकी समाज के अंदर उपादेयता बढ़ेगी। वो बोलेगा नहीं, हम बुलेट तरीके से जीत करके नहीं आए, बैलेट तरीके से जीत कर। तो बैलेट की आवाज उठाना कोई गलत नहीं है, और ये भारत के संविधान में निहित अधिकारों के तहत 51C में इसका साफ उल्लेख है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी बातें कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए, उसको कहना चाहिए था हाँ ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर जो निकाय चुनाव होंगे उसको मिलित तरीके से कराएंगे। और चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, चाहे वो जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे जनपद पंचायत के चुनाव हो, चाहे पंच सरपंच के चुनाव हो, सारे चुनाव हम बैलेट पेपर से कराएंगे। ये सरकार को खुद घोषणा करना चाहिए था, एक अच्छा मैसेज जाता और एक अच्छी नजीर प्रस्तुत होती।
चलिए ठीक है, वापस आती हूँ। और गिद्धी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। गिद्धी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। गिद्धी जी, क्या लगता है फाइनल से पहले सेमीफाइनल की ये जो जंग है कितनी जोरदार है? मुख्य रूप से देखिए बहुत सारी चीजें आ गई हैं, लगातार बड़ी बड़ी बैठकें, चुनाव की रणनीति, और आप सोचिए 23 के साथ साथ चुनाव, आप नगरीय निकाय ले लीजिए, पंचायत चुनाव ले लीजिए, पूरी तैयारी, बड़ी बड़ी बैठकें, इस बीच बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कांग्रेस की मांग, और फिर उसके बाद पलटवार की कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए तमाम बातें हो रही हैं। इन सब में महत्वपूर्ण क्या लग रहा है? देखिए, अविश्वास का दूसरा नाम कांग्रेस है, मैं हर बार बोलता हूँ ये चीज। और अब देखिए एक और इनका सवाल आया। एक तरफ तो ये राजीव गांधी जी की दुआइयां देते थे बड़ी बड़ी के साहब हम जो है कंप्यूटर लेके आए थे, और आज कंप्यूटर से इतनी नफरत, ये भी तो माइक्रोचिप पे ही चलता है। जब ये पूरा विश्व जो है, अभी तक के कई देश जो हैं सिर्फ ईवीएम के ऊपर विचार कर रहे हैं, बढ़ नहीं पाए। ये बैलेट पेपर से चुनाव क्यों करवाना चाहते हैं, उसके पीछे की भी कहानी बताता हूँ। लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के बाद क्या ये जीत जाएंगे? जनता क्या बैलेट पेपर से चुनाव करने पे इनको मत देगी? ये सिर्फ बूथ कैप्चरिंग किया करते थे, पहले लोगों की जाने जाती थी जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। कौन नहीं जानता? कांग्रेस का काम केवल बाहुबल दिखाना है। वहां पर जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो सबको मालूम है यहाँ पर गुंडागर्दी करी, चापलूसी करी, यही सब चीजें चलती थी और कांग्रेस में। और अब चापलूसी के अलावा यहाँ पर बाहुबल दिखाने का, बैलेट पेपर को उठा के बूथ कैप्चरिंग करके इनके पास तो एक बड़ा मौका रहता था। और जनता के अधिकारों का हनन करना तो कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस ने हमेशा से लोगों को छला है और जो है वोट बैंक की राजनीति करी है। यहाँ तो ये पूरे के पूरे वोट ही अपने मन मुताबिक डालते थे। इनके प्रत्याशियों से लेकर के इनके जो नेता हैं उनके ऊपर किस प्रकार के इल्जाम साबित हुए हैं और कितने नेता इनके जो हैं वो बेल पर हैं, सब जानते हैं। कहने से कोई मतलब नहीं है उस बात का। लेकिन बैलेट पेपर से ये चुनाव क्यों करवाना चाहते हैं? क्या ये जीत जाएंगे? क्या इनके जनाधार है? ये अभी 50 लाख की जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कमलनाथ जी के नेतृत्व में कि हम 50 लाख नए जो कार्यकर्ता है उनको जोड़ेंगे, 10 लाख भी जोड़ पाए क्या? डूबते जहाज में कौन सवारी करेगा? ये कांग्रेस को ये सब सोचना चाहिए। और ये जो है किस बात का जो है देश को क्या पीछे ले जाना चाहते हैं? आज देखिए डिजिटल मार्केटिंग, और हम डिजिटल अगर कैश की बात करें, जो डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ये यूपीआई के माध्यम से, इसकी बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन विश्व में आज चाइना भी हमारे पीछे रह गया है, जो बहुत ज्यादा इस चीज में अपने आप को आगे मानता था। और ये सब संभव हो पाया है ये सब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कारण। और हम तो इसको और बढ़ावा देंगे, ना कि इसको हटवाएंगे। ये शोर करते हैं, करते रहे, मांग करते हैं, करते रहे। अनैतिक मांग जब करेंगे तो मुंह की खा के स्वयं आएंगे, जैसे हमेशा आते हैं। और अभी तो इनके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में बहुत सारे इनके जो है सामने चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी इनका रोना शुरू हुआ है। और अभी तो बहुत चीजों पे कांग्रेस जो है रोएगी, क्योंकि इनको अच्छे से मालूम है इनकी जमीन जो है खिसक चुकी है, धरातल पे कार्य किया नहीं, जनता के साथ छलावा किया, चाहे कृषक हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो, चाहे बच्चियां हो, महिलाएं हो। तो वोट देगा कौन सा परिवार जिसके साथ में क्या इन्होंने छल किया? क्या किसान इनको वोट देंगे? क्या अतिथि शिक्षक इनको वोट देंगे? क्या देश का युवा इनको वोट देगा जिसके 4-4 हजार रुपए का भत्ता, जिसका आता पता नहीं है? जो बेटियों के स्कूटी ये लोग जो मामा देते थे हमारे शिवराज जी, वो इन्होंने गायब कर दी। क्या वो लोग इनको वोट देंगे? इनको वोट देगा कौन? इनके साथ कौन सा वर्ग है? ओबीसी के साथ में इन्होंने छलावा किया, अल्पसंख्यक के लिए कुछ किया नहीं इन्होंने। उसको हिंदुओं के खिलाफ और हिंदुओं को अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ भड़काते रहे। जनजाति और दूसरे वर्गों को, अमीर को गरीब के साथ में, गरीब को अमीर के साथ में लड़ाते रहे, लड़वाते रहे। क्या किया इन्होंने? वोट कहाँ से मिलेगा? बैलेट पेपर छोड़िए, इनको तो जो है ऐसी मुखी खानी पड़ेगी इस बार कि इनको कार्यकर्ता और अपने जनप्रतिनिधि जो इनको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जिसको ये जनप्रतिनिधि कह पाए, क्योंकि वोट इनको देने वाला कोई भी नहीं है इस बार। अच्छा, एक चीज और आई थी ब्रजेश जी, आपसे पहले मैं इसका जवाब लेना चाहती हूँ। गीत जी, आपसे भी इसका जवाब लूंगी। ये बात अभी कुछ दिनों पहले भी आई थी और अभी फिर से आ रही है कि अध्यक्ष और महापौर का जो चुनाव हो वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के साथ हो। मतलब कमलनाथ सरकार का फैसला भी बदला जा सकता है। सीएम शिवराज पूरी इस तैयारी में है, इसे किस तरह से लेते हैं? मतलब पहले भी क्योंकि ये बात निकली थी, अभी फिर से ये बात आ रही है। राकेश साहब, मैं बड़े विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूँ और अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र को जवाब देना चाहता हूँ कि मुझको तमीज की सीख देने वाले, मैंने तेरे मुंह में कई जुआ देखा है और तू इतना दिखावा भी न कर अपनी झूठी ईमानदारी का। मैंने कुछ कहने से पहले तेरे गिराव में झांक के भी देखा है। कम से कम ये लोग तो ऐसी बातें ना करें। आदरणीय राजीव गांधी जी की बात करते हैं, इस देश में पंचायती राज लागू करने वाली ही कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कि चुनाव नहीं होना चाहिए।
और जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ टिप्पणी की, कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी नहीं की है। मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने दिया था ओबीसी वर्ग को, जिसे कमलनाथ जी की सरकार ने 2018 में 27% किया। दूसरी बात, आज जब अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे बड़े देशों के अंदर जहां ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहे हैं, को छोड़ करके जहां पर बैलेट पेपर चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और वहां चुनाव हो रहे हैं, तो मध्य भारत जैसे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में इस तरह के चुनाव कराने में इन्हें गुरेज क्या था? इनको तो खुद आगे बढ़ के बोलना चाहिए कि ठीक है साहब, आपको विश्वास नहीं है, क्योंकि पक्ष विपक्ष के अंदर एक बड़ा संवाद होना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए। जब तक संचलन नहीं होगा, जब तक संवाद नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र की शुचिता कायम नहीं होगी। ये लोकतंत्र की परिपाटी यही है। इन्हें खुद कहना चाहिए कि ठीक है साहब, आपको विश्वास नहीं है और आपको लगता है कि हम जो है इस तरह चुनाव जीतते हैं, चलिए हम मध्य प्रदेश का चुनाव जो है बैलेट पेपर से कराते हैं। पर क्या इनके अंदर 1% भी नैतिकता है? क्या इनके अंदर 1% भी ईमानदारी है? क्या इनके अंदर 1% भी मौलिकता है? कदाचित नहीं। इसलिए क्योंकि बेईमानी करके, लफाजी करके, झूठ फरोट करके चुनाव जीतना अलग बात होती है, जनता के द्वारा दिए गए मत से चुनाव जीतना अलग बात होती है। और लोकतंत्र का मंदिर जो होता है वो जनता के द्वारा चुने हुए मत के आधार पर निर्धारण होता है। मैं समझता हूँ राखी साहब, जो आपने एक अच्छा सवाल पूछा, मध्य प्रदेश में जिस तरह से 2019-20 में इन्होंने रात के अंधेरे में, कोरोना के पीक आवर में चुनी हुई कांग्रेस की सरकार की पीठ में खंजर भोंक करके अपनी सरकार बनाई। अब इसके बाद अमेंडमेंट करना सरकार के हाथ में होता है, जो वर्तमान सरकार होती है। संविधान ने इनको अधिकार दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भी अधिकार है, वो चाहे तो कैबिनेट की बैठक बुला करके इस तरह का कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कुछ भी करना है, उसके पहले एक कैबिनेट की में कोई भी बात लाने के पहले विपक्ष को भी विश्वास में लेना चाहिए। आज देखिए, कांग्रेस की सरकार के अंदर कोई कोर्ट नहीं था। माननीय कोर्ट के फैसले के बाद कमलनाथ जी ने घोषणा किया, राखी साहब, कि मैं 27% आरक्षण शिफ्टों में दूंगा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं भी 27% आरक्षण दूंगा। तो डाल तो मैं पास। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आपने क्या किया? 20 साल से आपकी सरकार थी, आप कानून बनाते, जिस तरह दिग्विजय सिंह के साथ आपकी सरकार ने कानून बनाया, जिस तरह 14% आरक्षण दिया मध्य प्रदेश के अंदर, उसके पहले यादव सिंह साहब ने निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। इन्होंने किया क्या, ये अपना बता दें, ये अपना चेहरा दिखा दें जनता के सामने। और ये जो झूठी ईमानदारी की बात करते हैं, इनकी ईमानदारी जनता के सामने खंड खंड होकर के बिखर चुकी है राखी साहब। तीसरी बात मैं आपके इस महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि चाहे वो महापौर का चुनाव हो, चाहे अध्यक्ष का चुनाव हो, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, सरपंच, पंच का, मैं समझता हूँ चुनाव आयोग के सामने सशक्त विपक्ष के नाते कांग्रेस को अपनी बात करने का अधिकार है। ये उसका संविधान ने फंडामेंटल राइट दे रखा है और कांग्रेस इस बात को पूरे ढंग से उठा रही है। इनको पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, इनको बल्कि बोलना चाहिए कि चुनाव आयोग को इस विषय पर विचार करना चाहिए और चुनाव का जो फैसला होगा हम दोनों पार्टी को मान्य करना चाहिए। मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है। आप कुछ ऐसी नजीर प्रस्तुत करो जो जनता के दिलो दिमाग में छाए, ना कि झूठ, छल, कपट, प्रपंच से आप राजनीति में कोई पद अर्जित कर लो। और जो लोग झूठ, छल, कपट, प्रपंच से कोई चीज राजनीति में पद अर्जित करते हैं तो उनकी स्थिति इस तरह हो जाती है जैसे रावण ने राम को समझाया था कि राजनीति ने धन बिन धर्मा, इन्हीं को देकर है सत्यकर्मा, विद्या बिन विवेक उपजाए, मुंह संपत्ति तपंकाए। मैं समझता हूँ कि आप राजनीति के अंदर सत्य स्थापित करने में नाकामयाब हो चुके हैं। और मध्य प्रदेश की जनता, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, आज जितने भी लोग हैं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से उनका मोह भंग हो चुका है। इनकी पार्टी के अंदर आपस में इतने सारे विवाद हैं, इनकी विवाद के कई लोग जो है भेड़ चढ़ चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा जी का शिवराज सिंह जी से पटरी नहीं बैठती और बड़े से बड़े नेता है जिनकी आपस में एकता नहीं है। ये दूसरों पे आरोप लगाने की जगह अपने गिरवा में झांकें और अगर सचमुच में ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन इनको चुन करके भेजे तो ये बैलेट पेपर चुनाव कराएं। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप जनता के सामने आ जाएगा। निर्णय जनता को करने दीजिए। ये रास्ता ही नहीं है, जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता का निर्णय ही अंतिम निर्णय है। ठीक है, चलिए देखिए, ये तो खैर अब आगे की बात हुई, क्योंकि जिस तरह से डिसीजन लिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन से बात करने की बात कमलनाथ ने कही है, तो ऐसा होगा या नहीं होगा ये आगे की बात है। लेकिन फिलहाल जो तैयारियां हैं, जो मुद्दे हैं, जनता क्या चाहती है, मुझे लगता है सबसे बड़ा
यही है, उनसे कनेक्ट करती हुई चीज़ें कौन सी अच्छी हैं, कौन सी नहीं हैं, क्योंकि मुझे लगता है आज वर्तमान समय की बात करें तो जनता हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रही है। हर वर्ग आप देख लीजिए कि उनको सब समझ में आ रहा है कि कहाँ राजनीति हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, क्या ठीक है, क्या नहीं है, वोट बैंक की राजनीति कितनी है। मुझे लगता है आज का जो वर्ग है, युवा वर्ग हो, तमाम लोग हों, पूरी जनता हो, सब लोग बहुत अच्छे से समझने लगे हैं। तो ये निर्णय उनका है और उनका जो डिसीजन होता है उस पर तो किसी की नहीं चलती है। तो खैर ये हम आने वाले समय में देखेंगे। गी जी, ये वाली एक बात मैंने भी उठाई थी अध्यक्ष और महापौर को लेकर, जिसको लग रहा है कि कमलनाथ का जो फैसला था, कमलनाथ सरकार का, उसको सीएम शिवराज बदलने का भरसक एक कोशिश और प्रयास में लगे। पहले भी ये बात आई थी, इस पर कितना इम्प्लीमेंट होता देखें, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या तमाम चीजों को बदलना जरूरी है या कुछ और इसके पीछे है? आप 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं राखी जी? हाँ, तमाम चीजें इंक्लूड हैं इसके पीछे। देखिए, जहां तक के जो माननीय न्यायालय का निर्णय आया है और माननीय न्यायालय ने ट्रिपल टेस्ट की जो बात करी है, वो उस टाइम की वर्तमान यानी कि जो ये लोग कोर्ट में गए थे तब की बात हुई है। उसमें गोविंद सिंह जी का लेटर भी अपन इस विषय पर डिबेट कर चुके हैं, बार बार उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो उनके लिए साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाए थे, ऐसा न्यायालय ने बोला है। देखिए ब्रिजेश जी ऐसा नहीं है कि समझते नहीं, इन चीजों को बखूबी समझते हैं, जितना मैं इनको समझ पाया हूँ। इनकी आवाज भी इनके अन्य प्रवक्ताओं से बहुत मधुर है, लेकिन इस जानकारी को लेकर जो भ्रमित करते हैं और जो जाल बनाते हैं वो बहुत गंभीर रहता है। लेकिन निश्चित रूप से आपसे मेरा आग्रह है ब्रिजेश जी, कम से कम नैतिकता के नाते सच्चाई का साथ जरूर दें। मैं ये नहीं बोल रहा आप गलत बोलते हैं, लेकिन बातों को ना घुमाएं। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा जी, उन्होंने निश्चित रूप से कहा है 27% आरक्षण नहीं, हम इससे बढ़कर देंगे। हमारे माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने भी कहा ये 25 भी हो सकता है, ये 27 के ऊपर 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 70% भी हो सकता है कि ओबीसी वर्ग के सीटें हम दे दें स्वयं। लेकिन ये इसमें कांग्रेस को क्या तकलीफ है? कांग्रेस जो है वो ओबीसी वर्ग को छोड़िए, इन्होंने किस वर्ग को जो है वो नहीं छला ये बताएं। फिर ये बोल रहे थे कि साहब किस तरीके से जाएंगे, यानी कि आपकी सरकार राजस्थान में बनी बैलेट पेपर से नहीं बनी है साहब, वो भी ईवीएम से बनी है। क्या वो गलत है? क्या वो फरेब और खरीद फरोख्त की सरकार है? वैसे आप करते रहे ये बात, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया है, जनता के सब सामने ही है। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार इसी प्रकार से बनी है? क्या मध्य प्रदेश में आपकी सरकार इसी प्रकार से बनी थी? क्या महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार जो है वो इसी प्रकार से बनी? देखिए अनैतिक आरोप लगाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि ईवीएम के लिए निर्वाचन आयोग का एक, उन्होंने तो एक राशि रखी हुई है इसके ऊपर कि कोई हैक कर कर दिखाए और वो राशि जो है इनामी राशि के रूप में उसको दी जाएगी। लेकिन अभी तक के कांग्रेस की कितने लोग वो राशि ले जा चुके हैं, कृपया इस बारे में अवगत करवा दें चैनल को भी, जनता को भी और मुझे भी, क्योंकि प्रतिष्ठित चैनल है। निश्चित रूप से हमें भी इसकी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। जब किसी चीज को आप हैक नहीं कर सकते, उसके अंदर जीपीएस सिस्टम है, आप उसको कहीं लेकर जाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि अभी वो कहाँ है। उसके साथ में कोई टेम्परिंग करेगा तो मालूम पड़ जाएगा। लेकिन साहब अगर कागज बदल लिया तो उसकी जिम्मेदारी ब्रिजेश जी आप स्वयं बताइए कौन लेगा? क्योंकि पहले का इतिहास कांग्रेस का ही जो है साक्षी रहा है, जनता ने देखी है चीजें कि बूथ कैप्चरिंग होती थी। बीजेपी का नाम कभी नहीं आया, लेकिन लोगों की क्या जान नहीं गई? तो लोगों की क्या जान की कीमत से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए बूथ कैप्चरिंग करवा के ये सब अंधकार में और लोग देश को जो है पीछे डालना? आप देखिए भले ही आचरण अच्छा होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में सब जानते हैं साहब। अभी कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके राहुल जी, राजस्थान में जब दंगे हो रहे थे तो ये पार्टी मना रहे थे, और हमारे शिवराज जी ने इन्वेस्टर्स मीट के लिए विदेश जाना था, वो छोड़कर जो है यहाँ पर जो नैतिकता के नाते उनको सही लगा उन्होंने वो किया। ये मैं विषय इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि देखिए राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम क्या बोलता है, और बैलेट पेपर से चुनाव करवाना ये देश को पीछे ले जाना होगा। मैं नहीं समझता इसमें कोई, आप या तो कोई वैलिड पॉइंट बताएं ना कि साहब ये कारण है, ये गलती हो रही है, तो क्यों करवाएं? क्या आपकी सरकारें नहीं जीती? हम तो निश्चित रूप से बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल में हमने कोशिश करी थी ना, वेस्ट बंगाल में क्या ममता की सरकार बनी, आप सरकार नहीं बना पाए थे? क्या वहां पर ईवीएम दोषी है? ईवीएम किस प्रकार से आप ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं साहब? आपने जमीनी हकीकत और आपने जमीनी जो है अपनी कार्यकर्ताओं की जो उम्मीदें थी उनके ऊपर पानी फेरा है साहब। आपको जमीनी स्तर पे कार्य करना चाहिए था। हमारे तो हमेशा से यही कहना रहता है कि विपक्ष जो है मजबूत हो, लेकिन यहाँ विपक्ष मजबूत कहाँ हो? क्योंकि ये तो कॉर्पोरेट पार्टी है आपकी कांग्रेस पार्टी, तो एक इटालियन मम्मी बेटे और जीजा जी की पार्टी है। आप कार्य करते तो आपको बैलेट पेपर और ईवीएम से अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जनता वोट देती ना कि बैलेट पेपर।
ठीक है। ब्रजेश जी, आप अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर आज बात कर रहे हैं, चुनावी मोड में बात कर रहे हैं, तो लगातार बैठकें चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, तमाम बैठकें जोरों शोरों से चल रही हैं। दोनों ही आरक्षण देने की बात भी कर रहे हैं इस इलेक्शन में, और महत्वपूर्ण है। देखिए, अच्छा क्या लगता है, ऐसा हम हमेशा देखते हुए आए हैं कि जिसकी सरकार होती है उसको कहीं ना कहीं जो अपने निकाय और पंचायत चुनाव होते हैं उसमें बड़ा फायदा मिलता है। क्या वाकई इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी सही साबित करेगी, या फिर मुद्दे ही ऐसे होंगे जो कनेक्ट करके कांग्रेस का साथ देंगे? मैं ये देखिए, हमेशा ये ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिले हैं, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि महत्वपूर्ण हो गया है। तो कांग्रेस की क्या तैयारी है, क्या कांग्रेस इसको निकाल पाएगी? ब्रजेश, अपनी बात रखिएगा और इस सवाल का जवाब दीजिएगा। राखी साहब, मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी चौपाई लिखी है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करें परस्पर ही प्रीति, चलें सुधर्म निरश्रुत नीति। अगर कांग्रेस पार्टी को इस बात का शक है कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव निष्पक्ष नहीं होता, अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष कमलनाथ जी कह रहे हैं क्योंकि ईवीएम से पर्ची नहीं निकलती, हमको इस पर शक है और हम चाहते हैं बैलेट से चुनाव आयोग कराए, तो मुझे समझता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए, उनको अपनी पार्टी की बात करनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भी मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, थोड़ा करेक्ट करें, राहुल गांधी जी नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी। तीसरी बात मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि जो बार बार ये कहते हैं कि जीजे साला की सरकार चल रही है, और इस तरह के शब्दों से मर्यादा बना के रखना चाहिए। ऐसे शब्दों का, गलत शब्दों का इस्तेमाल हम भी कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में से शब्दों की को किसी भी बोलने की जो है वो छूट नहीं। चौथी बात, आपने बहुत अच्छी सवाल किया ईवीएम को लेकर के, और आपने अच्छी बात पूछा कि जो है कि किस तरह से कोशिश होनी चाहिए। हम समझते हैं राखी साहब, कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरीके से पता है कि हमारे जमीनी स्तर पर, हमारे मंडल स्तर पर, हमारे ब्लॉक स्तर पर, हमारे जिला स्तर पर, हमारे पंचायत जनपद पंचायत स्तर पर हमारी तैयारी संपूर्ण रूप से ये भी जानती है कांग्रेस पार्टी की इनकी पार्टी, इनकी सरकार चूंकि सत्ता में है और इनको बैलेट पे विश्वास नहीं है, बुलेट तरीके से, दादागिरी तरीके से चुनाव जीतने में इनको महारत हासिल है। ये चाहते हैं कि जो चीज, ये बंगाल का उदाहरण दे रहे थे, बंगाल में इनका दृष्टांत कार नहीं आया, बाकी कोई कमी नहीं किया गया था। वो तो अच्छा है कि ममता बनर्जी जी की जमीनी पकड़ अच्छी थी और ममता बनर्जी जी ने जमीनी तैयारी अच्छी कर रखी थी, और वो चुनाव में इनको बुरी तरह से परास्त करके फिर सत्ता में काबिज हो गई। जिसकी सरकार होती है राखी साहब, आप इस तर्क से मैं असहमत नहीं हो सकता हूँ, जिसकी सरकार होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, वो प्रशासन, चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू होने के बाद भी, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी प्रशासन के अधिकारी नहीं बदले जाते, वही काम करते। उनको ही पता होता उसके बाद जब आचार संहिता खत्म होगी तो मुझे इसी सरकार से तनख्वाह मिलना, इसी सरकार से मेरा आगे काम चलना, इसलिए गुंजाइश रहती है। और कभी भी कानून में एक शब्द है, किसी चीज में अगर शक होता है तो उस शक पर आप अपनी बात कर सकते हैं, आप अपने तर्क दे सकते हैं, दावे के खिलाफ प्रतिवाद दावा दायर कर सकते हैं, कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है कि मुझे इस पर विश्वास नहीं, क्योंकि ईवीएम से पर्ची नहीं निकलती है, लोग देखते नहीं है, बैलेट पेपर के जब मत गिने जाते हैं लोग देखते हैं, इसलिए अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात की है, उनका तर्क वजनदार है, और माननीय अदालत भी उस तर्क को हमेशा महत्व देती है जो दावा अपने आप में वजनदार होता है। इसलिए हम समझते हैं कमलनाथ जी के दावे को अमान्य नहीं किया सकता है, और मध्य प्रदेश के माननीय चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। वो बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष पारदर्शी होकर के जिसके लिए चुनाव आयोग जाना चाहता है उसको इस प्रक्रिया में आगे आना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए। पहले भी बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं, ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है। और जब हमारे विदेशी मुल्क जो ताकतवर देश हैं, इनके बारे में मैंने आपसे बताया, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे यूरोप हो, सभी जगह पे बैलेट पेपर चुनाव होने लगा ईवीएम के बाद, तो भारत में की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह से चुनाव कराना कोई संज्ञेय अपराध 302 नहीं है, न 376 है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें जो लोग करते हैं, या तो उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है या फिर संविधान का ज्ञान नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मान्य करते हुए अगर कांग्रेस पार्टी ने यह मांग की है कि बैलेट पेपर चुनाव किए जाने चाहिए, तो उनकी इस मांग पर चुनाव आयोग को विचार विमर्श करना चाहिए।
ठीक है, गीत जी अपनी बात रखिएगा, समय की सीमा है। देखिए, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष और जो है वो स्वतंत्र संस्था है। निष्पक्ष रूप से वो जरूर अपनी कार्रवाई करेगी, लेकिन जो आपका प्रश्न है ये जो कमलनाथ जी द्वारा उठाया गया है कांग्रेस पार्टी का, ये जो है मैं आपसे स्वयं फिर पूछ रहा हूँ कि क्या कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने उसको हैक करके वो इनाम जीतने का वो जो प्रयास था उसको उसमें सफलता पाई है क्या? किस बात पे आप शक कर रहे हैं जब निष्पक्ष चुनाव हुए? आप जो है उदाहरण आप वेस्ट बंगाल का दे रहे थे, आप चुनाव का उदाहरण छत्तीसगढ़ का आपने इसके ऊपर एक बात नहीं कही, आपने एक भी बार नहीं राजस्थान का जिक्र किया। लेकिन देखिए, अगर कोई वैलिड पॉइंट होगा, वो पूर्व मुख्यमंत्री क्या एक आम जन क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है निश्चित रूप से उसके ऊपर स्वयं कार्रवाई करेगी। आपको चुनाव आयोग जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, और चुनाव आयोग से आपकी जो अपेक्षाएं आप प्रयास करके देख लीजिए। लेकिन ये जो है जनता भी समझती है, और मेरी दृष्टि में जो है ये न्याय नहीं होगा कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। देश को वापस पीछे गड्ढे में डालने जैसा होगा, क्योंकि हम आगे बढ़ चुके हैं। देखिए, चलिए, समय की सीमा है, क्योंकि आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बात हो रही है, देखिए, छोटा चुनाव बड़ी तैयारी, तैयारियां तो बड़ी हैं। चुनाव जितना ही छोटा होता है, तैयारियां और मेहनत उतनी ज्यादा बड़ी करनी पड़ती है, ये तो बिल्कुल साफ बात है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि इनके पास मुद्दे कौन से हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर जनता विश्वास करे, जनता को आज क्या मिल रहा है, उनसे जुड़ी हुई मुख्य रूप से कौन सी बातें हैं, इस पर बात नहीं करना। एक कहेंगे बैलेट पेपर पे करो, एक को बैलेट से आपत्ति है, दूसरे को ईवीएम से आपत्ति है, तो इलेक्शन की कोई तीसरी पॉइंट भी है क्या, तो उस पे इलेक्शन हो जाए। देखिए, निर्णय इलेक्शन कमीशन को करना है, वो करते रहेंगे। अधिकार मांग करने का सबको है, उस तरह से मांग राजनीतिक दल या कांग्रेस कर रही है। क्या होगा, ये वो डिसीजन आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन लेगा। लेकिन फिलहाल जो मुख्य मुद्दे हैं, जो स्ट्रैटेजी है, किसकी रंग दिखाएगी, कौन सफल होगा, जनता किसका उद्धार करेगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।